हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। तो आज हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं इमोशनल इंटेलिजेंस से रिलेटेड एमसीक्यूज, जो कि आपके यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रहेंगे एंड इनको एक एक कर हम अच्छे से कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ में। तो यहाँ पर बोल रहे हैं एक हाई स्टेक डेलिब्रेशन होता है और रवि ऑब्जर्व करते हैं कि उनका जो हार्ट रेट है वो एक्सलरेट कर रहा है एंड पर्सिपरेशन अगर हम देखें ऑन हिज पाम्स एंडिंग बर्जोइंग, यहाँ पर सेंस ऑफ इंडिग्नेशन उन्हें देखने के लिए मिलता है। वो डेलिबरेटली पॉज करते हैं, लेबल करते हैं स्टेट को एज एंगर और इनिशिएट करते हैं डीप ब्रेथ बिफोर रिएक्टिंग। Which emotional component is Ravi primarily exhibiting through these physical manifestation? Affective component, cognitive, physiologic या फिर मोटिवेशनल। अब आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। देखो यहाँ पर इसका आंसर होगा फिजियोलॉजिक कंपोनेंट, जिसमें कि हमारे पास में आप देखेंगे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है, जिसको हम एएनएस बोलते हैं, या फिर आपका जो यहाँ पर हार्मोनल चेंजेस हैं वो हमें देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, क्या देखने के लिए मिलता है हमें? हार्मोनल चेंजेस यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ आप देखेंगे कि जो रवि का केस है इसमें इंक्रीज हार्ट रेट और स्वेटिंग जो हो रही है वो क्लासिकल सीन है फाइट और फ्लाइट का। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि आप ऐसा रिस्पॉन्स यहाँ पर ट्रिगर किया गया था ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू। कॉग्निटिव कंपोनेंट में क्या होता है? मेंटल प्रोसेसिंग होती है। जब रवि लेबल कर रहे हैं फीलिंग को एज एंगर, तो वो यहाँ पर एंगेज कर रहे हैं उनके कॉग्निटिव कंपोनेंट के साथ में और इंटरप्रेट कर रहे हैं उनके इंटरनल स्टेट को। अफेक्टिव कंपोनेंट क्या होता है? यहाँ पर हमारे पास जो प्राइवेट फीलिंग होती है इमोशन की, जैसे रॉ एक्सपीरियंस होता है ऑफ बीइंग मैड, राइट? तो ये आपका अफेक्टिव कंपोनेंट में आ जाता है, ऑफ रॉ एक्सपीरियंस ऑफ लाइक फॉर एग्जांपल बीइंग मैड एट समवन, राइट? देन यहाँ पर आपके पास में आता है मोटिवेशनल कंपोनेंट। तो मोटिवेशनल में क्या होगा? अर्ज कि हमें एक सर्टेन वे में एक्ट करना है ताकि जो इम्पल्स है, ठीक है, टू आर्ग्यू बैक और लीव द रूम। तो हमारे पास में जो रवि के फिजिकल रिएक्शंस थे, हार्ट रेट, स्वेटिंग, ये सभी के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि जो आंसर है वो फिजियोलॉजिक कंपोनेंट होगा। रवि अपनी कॉग्निटिव स्किल्स को यहाँ पर यूज कर सिचुएशन को मैनेज करे, जैसे उन्होंने डीप ब्रेथ लिया था। तो फिजिकल सिम्टम्स यहाँ पर जो है वो स्ट्रिक्टली आपके फिजियोलॉजिक डोमेन में आएंगे। ठीक है, जो कि मोस्ट इमीडिएट और ऑटोनॉमिक पार्ट होता है आपका इमोशन का। ये आपका कब आएगा? कॉन्शियसली, जब आप अवेयर हैं कि वाई आर वी अपसेट। ओके, तो हमें यहाँ पर पता होगा, तो ये आपको याद रखना है। इसमें आपके पास में टैकियार्डिया इंक्लूडिंग हार्ट रेट और डायप्रोसिस आ जाता है। रवि की जो सोमैटिक रिएक्शंस है वो इनवॉलेंट्री बायोलॉजिकल सिग्नेचर्स है इमोशनल अराउजल के। वो यहाँ पर बाद में कॉग्निटिव लेबलिंग देते हैं कि उनको गुस्सा आ रहा है ना? तो क्वेश्चन यहाँ पर लेकिन फिजिकल रिएक्शन के ऊपर आपका फोकस कर रहा है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मीरा अवेकन्स इन अ स्टेट ऑफ इनएक्सप्लिकेबल इरिटेबिलिटी एंड लिथार्जी। मतलब वो यहाँ पर जब उठती हैं तो लिथार्जिक फील करती हैं, एकदम थका हुआ फील कर रही हैं एंड यहाँ पर इरिटेटेबल है, काफी ज्यादा इरिटेट हो रही हैं। देयर वर नो स्पेसिफिक नेगेटिव कैटलिस्ट द प्रीवियस डे। लास्ट डे ऐसा कुछ नहीं हुआ कि उनको गुस्सा आए या वो लिथार्जिक फील करें, येट यहाँ पर एक डैम्पेंड स्टेट है जो कि उनका आफ्टरनून में देखा गया। सो अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क्स मीरा क्या एक्सपीरियंस यहाँ पर कर रही हैं? तो यहाँ पर आपके लिए अलग अलग ऑप्शंस दे रखे हैं, प्राइमरी इमोशन, सेकेंडरी इमोशन, फीलिंग, मूड। तो आंसर क्या होगा? मूड यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पर हमारे पास में डिस्टिंक्शन क्या है इमोशन और मूड्स के बीच में, पहले वो समझते हैं। तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि ड्यूरेशन जो होती है एक इमोशन की, इमोशन होते हैं आपके पास शॉर्ट लिव्ड। ठीक है, इमोशन कैसे है? शॉर्ट लिव्ड है। लेकिन अगर मूड की बात करें तो ये एक लॉन्ग टर्म आप यहाँ पर एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, कंपैरेटिवली आवर्स टू डेज तक। अगर हम देखें ट्रिगर अगर इमोशन का है तो हमें पता है कि हमें दुख हो रहा है तो क्यों हो रहा है ना? यहाँ पर हम हंस रहे हैं, खुश हैं तो क्यों है? क्लियर स्पेसिफिक कॉज हमारे पास में इवेंट का होगा। ठीक है, स्पेसिफिक कोई कॉज होगा या कोई इवेंट होगा जो कि हमें पता है। लेकिन मूड जो होता है वो यहाँ पर एक स्पेसिफिक आइडेंटिफाइबल कॉज नहीं होता। अब बहुत सारी चीजें लाइफ में चल रही हैं, अब हमें यहाँ पर लगता है कि ठीक है हम लोग तो आराम से मैनेज कर पा रहे हैं,
बट कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड चीजें चलते जा रही है और मूड हमारा फिर इरिटेटेबल होने लग जाता है। तो आइडेंटिफाइबल कॉज हमारे पास यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, इमोशंस जो होते हैं ये हाईली इंटेंसिव होते हैं, मतलब इनकी ना इंटेंसिटी बहुत हाई होगी। जैसे अगर दुख हो रहा है तो एकदम से आंसू आ गए आंखों में, रोना आ गया या हैवी वॉइस हो गई। लेकिन जो मूड्स होते हैं वो लो से मॉडरेट डेंसिटी होते हैं, इंटेंसिटी, तो उतना ज्यादा हम दुखी भी नहीं फील कर पा रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर इसी वजह से थोड़ा इरिटेशन भी रहता है। नेचर अगर हम देखें तो यूजुअली इंटेंस इनफ होते हैं जो कि हमारी थॉट्स को डिसरप्ट कर दें। लेकिन यहाँ पर मूड जो होता है वो बैकग्राउंड फिल्टर रहता है एक्सपीरियंसेस के लिए, क्लियर है। अब मीरा की अगर हम बात करें तो मीरा का एक्सपीरियंस पूरा मूड की डेफिनेशन मैच कर रहा है। एक हमारे पास में कोई भी लैक ऑफ क्लियर ट्रिगर देखने के लिए मिला कि कोई यहाँ पर इरिटेटेबल फील कर रहा है फॉर नो अपरेंट रीजन, और यहाँ पर वो एक स्पेसिफिक इवेंट के साथ इसको लिंक नहीं कर पा रहे। तो इमोशंस बाय कॉन्ट्रास्ट टिपिकली रिएक्टिव होते हैं। आप एंगर फील कर रहे हैं बिकॉज आप यहाँ पर कट ऑफ हुए ट्रैफिक में, किसी ने आपको कट ऑफ कर दिया था। ड्यूरेशन जो थी यहाँ पर मोस्ट ऑफ द डे उन्होंने यही फील किया। सो इमोशंस हमारे पास टिपिकली ट्रांजिएंट बर्स्ट होते हैं जो कि सबसाइड हो जाते हैं एक बार स्टिमुलस गॉन हो गया। इंटेंसिटी यहाँ पर हमारे पास में इरिटेटेबल और लो देखी गई रेदर देन की हाई अक्यूट इंटेंसिटी आपको देखने के लिए मिल रही है, ठीक है। अच्छा, फीलिंग क्यों नहीं होगा? फीलिंग एक कॉमन यहाँ पर वर्ड हो जाता है, तो ये आपके लिए इंटरनल सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस किसी इमोशन का यहाँ पर लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट यहाँ देखने के लिए नहीं मिल रहा फीलिंग के अंदर, ओके। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? मूड आंसर हो जाएगा। जो इमोशन से डिस्टिंग्विश होते हैं उनकी लो इंटेंसिटी, लैक ऑफ स्पेसिफिक आइडेंटिफाइबल ट्रिगर एंड लॉन्गर ड्यूरेशन, ठीक है। तो हमारे पास में अगर आप पर्टिकुलर स्टेट में जग रहे हैं बिकॉज विदाउट अ स्पेसिफिक एंटीसीडेंट इवेंट, तो वो हॉलमार्क है एक मूड स्टेट का। फॉलोइंग अ क्रिटिकल प्रोफेशनल सेटबैक, अर्जुन experiences a complex emotional tapestry. He realizes his overt anger is actually a defensive layer, masking profound vulnerability and fear of job loss. तो यहाँ पर ये जो लेयर्ड इमोशनल आर्किटेक्चर है ये क्या दिखाता है? प्राइमरी, सेकेंडरी, पॉजिटिव अफेक्ट, एक्सप्रेसिव कंपोनेंट। देखो ये हमें सेकेंडरी इमोशंस दिखाता है। तो अर्जुन रियलाइज क्या कर रहे हैं कि हमारे पास में इमोशंस कैसे लेयर हो रहे हैं ऑन टॉप ऑफ वन अनदर। सो बेसिकली साइकोलॉजिस्ट ने हमारे पास में दो इनिशियल रिएक्शंस रखे हैं और इमोशंस को, जिनको हम एक इवेंट की तरह प्रोसेस करते हैं। एक है प्राइमरी और एक है सेकेंडरी। प्राइमरी इमोशंस में क्या होगा? हमारे पास में मोस्ट बेसिक रिएक्शन होता है टू अ सिचुएशन, जिनको हम रॉ एंड इंस्टिंक्टिव बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पर? इनको रॉ एंड इंस्टिंक्टिव बोलते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे कि आपका जो अर्जुन है यहाँ पर, इनका हर्ट और फियर जो है वो आपके पास में ऑफ लूजिंग हिज जॉब, ये प्राइमरी इमोशन है। सेकेंडरी इमोशन में ये ट्रिगर होते हैं बाय अवर प्राइमरी इमोशन और हाउ वी थिंक अबाउट द फीलिंग्स। ये एक मास्क बन जाते हैं डिफेंसिव लेयर के ऊपर। तो जो अर्जुन का एंगर है वो एक सेकेंडरी इमोशन है क्योंकि एक रिस्पॉन्स की तरह आया है, उनके अंडरलाइंग वल्नरेबिलिटी को शो कर रहा है। बोलते हैं ना, वी आर वेरी वल्नरेबल राइट नाउ बिकॉज यहाँ पर हमारे पास में बहुत सारी सिचुएशंस चल रही हैं। तो हम लाइफ में सारे काम कर रहे हैं बट समवेयर हमारे बैक ऑफ द माइंड चल रही है चीजें कि ऐसा हो रहा है ऐसा हो रहा है। तो सेकेंडरी इमोशंस जो होते हैं वो एक साइकोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म है और ये हमें सेफर या पावरफुल फील कराते हैं टू फील एंग्री। एक एक्टिव आउटवर्ड इमोशन बन गया जो कि हमें यहाँ पर हर्ट या अफ्रेड फील नहीं होने देता, जो कि हमारे इनवर्ड इमोशंस हैं, वल्नरेबल हैं हम, वो फील नहीं होने देते। प्राइमरी इमोशंस यहाँ पर आपके पास में ये नहीं होगा क्योंकि हमें एक्सप्लिसिटली बोला गया कि भाई एक लेयर्ड एक्सपीरियंस है। पॉजिटिव इफेक्ट यहाँ पर इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि इमोशंस जो डिस्क्राइब किए गए हैं वो नेगेटिव इफेक्ट है, जैसे कि गुस्सा, दुख, फियर और मूड स्टेट्स। यहाँ पर आपको पता ही है एक स्पेसिफिक इवेंट हमें पता है कि एक आपका क्लाइंट लूज हो गया, तो ये इमोशंस हैं रेदर देन अ जनरल मूड। और एक्सप्रेसिव कंपोनेंट क्यों नहीं होगा? हमारे पास में एक और ऑप्शन था जिसमें कि ये देखेंगे हाउ इमोशन इज कम्युनिकेटेड, ठीक है। तो हम यहाँ पर इंटरनल हायरार्की नहीं देख रहे। तो जब हम इमोशंस की बात करते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस की, तो हम एबिलिटी की पास्ट में देखें सेकेंडरी इमोशन की तरफ और प्राइमरी इमोशन को यहाँ पर आइडेंटिफाई किया जाए, क्लियर।
तो यहाँ पर आपका आंसर सेकेंडरी इमोशन हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स और सोशल इमोशंस जो कि एक रिएक्शन है प्राइमरी इमोशंस का। अर्जुन का जो गुस्सा है वो एक सेकेंडरी लेयर है उनके प्राइमरी फियर, इनसिक्योरिटी, वल्नरेबिलिटी से रिलेटेड। अनलाइक यूनिवर्सल प्राइमरी इमोशंस, सेकेंडरी इमोशंस जो होते हैं वो लर्न्ड और कॉन्टेक्चुअल होते हैं। प्रिया ऑब्जर्व कर रही हैं अपनी कलीग के फॉरवर्ड ब्रो को, अवॉइडेंस ऑफ ऑक्यूलर कांटेक्ट, ठीक है। यहाँ पर फैक्टर स्पीच पैटर्न्स देखने के लिए मिल रहे हैं। शी एक्यूरेटली कंक्लूड्स ही इज हार्बरिंग रिजेंटमेंट। तो कौन सी इमोशनल इंटेलिजेंस एबिलिटी प्राइमरी यहाँ पर हमारी जो प्रिया है वो डेमोन्स्ट्रेट कर रही है। देखो यहाँ पर हमारे पास में मेयर और सेलोवरी का 4 ब्रांच मॉडल यूज हुआ है, जिसमें कि हमारे पास में आप देखेंगे सबसे पहले आता है परसीविंग इमोशन, जो कि एक तरीके से जैसे डेटा की आपकी एंट्री होती है ना, ये होती है डेटा एंट्री फेज, ठीक है। पहला जो पार्ट होगा कि हमारे पास डेटा एंटर करा हमने, तो एबिलिटी की इमोशंस यहाँ पर वन सेल्फ में हमारे पास में इन्वॉल्व हो और अदर्स में जो कि यहाँ पर नॉन वर्बल क्यूज के थ्रू हो रहे हैं। प्रिया ने ऑब्जर्व करा कि फ्राउनिंग, फेशियल एक्सप्रेशंस अवॉइड कर रहे थे वो आई कॉन्टेक्ट को, तो बॉडी लैंग्वेज दिखी, क्लिप्ड सेंटेंसेस दिखे, पैरा लैंग्वेज यहाँ पर। तो करेक्टली यहाँ पर ये जो डेटा पॉइंट्स हैं ये एंगर शो कर रहे हैं जो कि वो इमोशन को परसीव कर पाए। दूसरा यहाँ पर आता है आपके पास फैसिलिटेट करना इन इमोशंस को, ठीक है। तो अंडरस्टैंड करना इमोशंस को, फैसिलिटेट कर रहे हैं आप। अब यहाँ क्या होगा, हमारे पास में ये इमोशंस असिस्ट करते हैं थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ, जैसे कि टच ऑफ एंजाइटी होगा, टू फोकस ऑन अ डेडलाइन। फिर हम यहाँ पर क्या करते हैं, फैसिलिटेट कर कर यूज कर रहे हैं इमोशंस को, यूज करने के बाद में हम अंडरस्टैंड करते हैं इमोशंस को। तो अंडरस्टैंडिंग में क्या होगा, आप देखेंगे कि आप रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि क्या क्या कॉजेस एंड सिक्वेंसेस यहाँ पर रहे हैं, ठीक है, इमोशंस के। तो अगर प्रिया ने एनालाइज करा कि क्यों क्लाइंट लॉस आपका, ठीक है, हुआ एंड वो संजय के एंगर का रीजन बना, तो हाउ दैट एंगर माइट टर्न इनटू रिसेंटमेंट, वो यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग होगी उनकी। अब मैनेजिंग इमोशंस में ये एबिलिटी होती है कि हम रेगुलेट करें इमोशंस को अपने अंदर और दूसरों की, ताकि एक गोल अचीव करे। तो अगर प्रिया ने यहाँ पर एक जोक सुनाया होता संजय के मूड को लाइटन करने के लिए, या उनको वॉक के लिए ले जाती ताकि वो खुद को काम डाउन कर पाते, तो ये यहाँ पर इमोशंस को मैनेज करना होता। तो परसीविंग क्यों करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर वो एक्सटर्नल सिग्नल्स को रीड कर कर एक इंटरनल स्टेट पता कर रही है। इनकरेक्ट क्यों नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने चेंज या इन्फ्लुएंस करने का इमोशन को भी ट्राई नहीं किया। अंडरस्टैंडिंग क्यों इनकरेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर वो ये तो जानती है कि वो क्या फील कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक्सप्लोर नहीं कर पा रही है कि क्यों फील कर रहे हैं। और सेल्फ रेगुलेशन गलत होगा, क्योंकि खुद के इमोशंस को ये मैनेज नहीं कर रही है, दूसरों के इमोशंस को स्टडी कर रही है। सो परसीविंग इमोशन इज ऑफन कंसिडर्ड द एंट्री वे टू इमोशनल इंटेलिजेंस। Without the ability to accurately read the room or colleague's face, the other three branches cannot function effectively. जब तक आप डेटा इनपुट नहीं करेंगे तब तक डेटा की प्रोसेसिंग या आउटपुट तो ऑफ कोर्स नहीं मिलेगा। सो परसीविंग इमोशंस विल बी राइट। तो यहाँ पर मेयर सैलोवे का मॉडल यूज हुआ है। परसीविंग इमोशंस इज द फाउंडेशनल ब्रांच। यहाँ पर कैपेसिटी होगी कि हम एक्यूरेटली आइडेंटिफाई करें, है ना। हमें क्या आइडेंटिफाई करना होगा, हमें यहाँ पर आइडेंटिफाई और डिकोड करने इमोशनल सिग्नल्स जो नॉन वर्बल चैनल्स के थ्रू होंगे, जैसे फेशियल माइक्रो एक्सप्रेशंस, पोस्चर्स, पैरा लैंग्वेज। ओके, चलो नेक्स्ट जाते हैं। सो ये बोल रहे हैं एक लीड एग्जीक्यूटिव है, आइडेंटिफाई करते हैं कलेक्टिव एंजाइटी विद इन हर टीम रिगार्डिंग अ माइलस्टोन। शी लेवरेजेस दिस हाई अराउजल स्टेट टू कैटलाइज फोकस बाय ब्रेकिंग डाउन डिलीवरेबल्स इनटू स्प्रिंट्स। सो ये जो स्ट्रेटेजिक मैन्यूवर है ये डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है कौन सा इमोशनल इंटेलिजेंस कंपोनेंट, बताओ। यहाँ पर ये हमारे पास में सिनेरियो जो है वो आपके अलग अलग एस्पेक्ट्स कवर कर रहा है इमोशनल इंटेलिजेंस के। जो हमारे पास में यहाँ पर प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, ठीक है, या जो लीड एग्जीक्यूटिव हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये यहाँ पर स्पेसिफिक एक्शंस की चैनलाइज करना चाहते हैं टीम की एग्जिस्टिंग एनर्जी को एक प्रोडक्टिव आउटकम की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में आप देखेंगे कि ये हॉलमार्क है यूजिंग या फैसिलिटेट करना इमोशंस को। तो अब हमारे पास में ये आपका क्या है, यूजिंग इमोशंस और फैसिलिटेटिंग थॉट्स।
एबिलिटी की हार्नेस करो इमोशनल स्टेट्स को, फैसिलिटेट करोगे कॉग्निटिव एक्टिविटीज को जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी। मैनेजर रिकॉग्नाइज करेंगे कि जो एंजाइटी है वो एक सेंस ऑफ अर्जेंसी लेकर आ रहा है इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू एलिमिनेट द एंजाइटी। तो ये यहाँ पर हाई एनर्जी स्टेट लेकर आ रही है टवर्ड्स फोकस्ड वर्क और ब्रेक डाउन करेंगी इन टास्क को। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास अंडरस्टैंडिंग इमोशंस नहीं होगा, परसीविंग नहीं होगा, यूजिंग इमोशंस होगा, फैसिलिटेटिंग इमोशंस होगा। अच्छा, अगर बात करें मैनेजिंग इमोशंस, तो यहाँ पर मैनेजर्स क्या ट्राई करती, मैनेजर ट्राई करते कि वो चेंज कर दे टीम के इमोशंस को। फॉर एग्जांपल यहाँ पर पिज्जा पार्टी कर सकते थे, जोक्स क्रैक कर सकते थे ताकि उनको हैप्पी फील हो इंस्टेड ऑफ यहाँ पर किसी एंशियसनेस के। ठीक है, तो ये आपको देखने के लिए मिलता। अच्छा, परसीविंग इमोशंस में ये फर्स्ट स्टेप होती है जिसमें कि आप क्या कर रहे हो, एंशियस फील कर रहे हो, लेकिन क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि उनका एक्शन क्या था जो मोटिवेट कर रही है उनको डिमॉन्स्ट्रेट करेगा। अंडरस्टैंडिंग में हमारे पास रिकॉग्नाइज करना कि क्यों कोई पर्टिकुलरली आपकी टीम मेंबर्स या कोई भी पर्टिकुलर पर्सन एंशियस क्यों है, क्योंकि यहाँ पर फॉर एग्जांपल माइट बी दे आर फीलिंग दैट टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द स्पेसिफिक डेडलाइंस, उससे उन्हें डर लग रहा है। सो हमारे पास में परसीविंग क्या करता है, ये आइडेंटिफाई करता है, नोटिस करना कि हमारी जो टीम है ये आपकी एंशियस है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट यहाँ पर हम क्या करते हैं, अंडरस्टैंड करना, जिसमें हम यहाँ पर एनालाइज करेंगे। हम क्या एनालाइज कर रहे हैं, कॉज यहाँ पर हम पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका क्या कॉज है स्ट्रेस का। फिर यूज करने के लिए लेवरेज करना, कन्वर्ट करना इस आपकी नर्वस एनर्जी को टास्क ओरिएंटेड मोटिवेशन में। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, फैसिलिटेट कर रहे हैं। देन ये बोल रहे हैं आपसे सेल्फ अवेयरनेस, तो सेल्फ अवेयरनेस नहीं लेकिन यहाँ पर एक मैनेजिंग और होगा जिसमें कि क्लेम करना कि टीम डाउन है या रिड्यूस करना इनका यहाँ पर बेसिकली स्ट्रेस लेवल को और इनको काम डाउन करना। तो इमोशंस जो होते हैं वो मैच करते हैं मूड टू द टास्क। फॉर एग्जांपल सैडनेस जो है वो हेल्प करेगी डिटेल्ड ओरिएंटेड एडिटिंग के साथ में, और एक स्लाइट सेंस यहाँ पर डेडलाइन एंजाइटी का जो है वो आपको एड्रेनालाइन रश दे देगा जिससे कि एक फाइनल पुश आप टवर्ड्स कंप्लीशन लेंगे। क्लियर, तो यहाँ पर आपके पास में इमोशंस को यूज कर कर एम्प्लॉय कर रहे हैं इमोशनल स्टेट्स ताकि असिस्ट करें कॉग्निटिव प्रोसेसेस, चैनलाइज करेंगे टीम की एंजाइटी को प्रोडक्टिव अर्जेंसी में रेदर देन कि यहाँ पर ये पैरालाइजिंग हो। मैनेजर इफेक्टिवली इंटीग्रेट करेंगे फीलिंग को विद द टैक्टिकल एक्शन। नेक्स्ट यहाँ पर रोहित आइडेंटिफाई करते हैं उनका एनवे, रियलाइज करते हैं कि ये पर्सनल करियर इनसिक्योरिटी, सब्सिक्वेंटली यहाँ पर इसको कन्वर्ट करते हैं इनकी रियलाइजेशन में इनटू अ डेवलपमेंट प्लान। तो आपको आइडेंटिफाई करना है क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस हमारे इमोशनल इंटेलिजेंस कंपोनेंट का। देखो सिंपल सा समझना, हमारे पास में यहाँ पर पहले परसीव किया गया, फिर अंडरस्टैंड करने की कोशिश की और फिर हम मैनेजमेंट की तरफ गए। कैसे, देखो सबसे पहले रोहित क्या कर रहे हैं, रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि उनको यहाँ पर जेलसी हो रही है, फिर वो इंटरनल डेटा देखते हैं अपने करंट स्टेट का। इनिशियल आइडेंटिफिकेशन के दौरान वो यहाँ पर एड्रेस नहीं कर पा रहे इस फीलिंग को जो कि सिंपली उनके बिहेवियर को सबकॉन्शियसली ड्राइव करेगी। फिर वो रिफ्लेक्ट करते हैं कि क्यों यहाँ पर वो इस तरह से फील कर रहे हैं और बीनीथ द सरफेस लेवल जेलसी डील करेंगे ताकि यहाँ पर एक अंडरलाइन कॉज पता चले। इनसिक्योरिटी उनके खुद के करियर प्रोग्रेस के बारे में है ना, और ये स्टेप में वो एनालाइज करते हैं इफ देन लॉजिक इमोशंस का, रिकॉग्नाइज करेंगे कि कैसे कोई पर्टिकुलर पर्सन फील करता है और ट्रांजिशन करता है दूसरे में। जैसे कि यहाँ पर इनसिक्योरिटी फील कर रहे थे और फिर वो इनसिक्योरिटी जेलसी की तरफ चली गई। फिर इसके बाद मैनेज करेंगे इमोशंस को, तो इंस्टेड ऑफ कि वो यहाँ पर लैश आउट करें या अपनी जो जेलसी है उसको और ज्यादा फास्टर वे में जाने दें, वो क्या कर रहे हैं, चैनलाइज कर रहे हैं इस इनसाइट को इनटू अ प्रोडक्टिव बिहेवियर कि अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करें। सो यहाँ पर रेगुलेशन फेज है जहां पर वो अपने इमोशंस को मैनेज कर रहे हैं और एक पॉजिटिव गोल ओरिएंटेड यहाँ पर अपना प्लान तैयार कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में काफी स्मार्ट है रोहित, काफी तरीके से काम कर रही हैं एंड आप देखेंगे कि आंसर क्या होना चाहिए, बी हो जाएगा, परसीव करना, अंडरस्टैंड करना और मैनेज करना। ठीक है, सो बेसिकली हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई की फीलिंग,
रूट कॉज फाइंड किया और एक्शन लिया, और यही आपका इमोशनल इंटेलिजेंस ब्लूप्रिंट भी कहलाता है कि एक पोटेंशियली डिस्ट्रक्टिव इमोशन को एक कैटलिस्ट बना दिया आपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट की तरफ हो, विच यू ऑल मस्ट डू, राइट। सो यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ ग्लोबल एंटरप्राइज certain cultural archetypes favor emotional restraint during discord while others prioritize expressive catharsis। तो ये जो वेरिएंसेस हैं ये बेस्ट इलुस्ट्रेट होते हैं बाय विच फंक्शनल कैटेगरी, इंटरपर्सनल फंक्शन, इंट्रापर्सनल, सोशल एंड कल्चरल, मोटिवेशनल फंक्शन, कौन सा होगा यहाँ पर। देखो हमारे पास में कल्चरल डिस्प्ले रूल्स है जो कि डिक्टेट कर रहे हैं कि कब, कैसे और कौन यहाँ पर एक्सप्रेस करेगा अपने इमोशंस को, हाउ, व्हेन एंड क्या यहाँ पर हु, टू whom people can express their emotions। ये when लिखा है यहाँ पर, आई नो वेरी बैड हैंडराइटिंग में लिखा when, ओके। तो यहाँ पर आपसे ये बोलते हैं कि अगर हमें ये समझ रहे हैं कि सोशल और कल्चरल यहाँ पर बेस्ट फिट क्यों है, तो कंपेयर करने होंगे हमें 3 लेवल्स को, पहले इंट्रापर्सनल, देन इंटरपर्सनल एंड देन सोशल एंड कल्चरल फंक्शन देखेंगे। तो सबसे पहले इंट्रापर्सनल, जहां पर हमारे जो इमोशंस है एक इंडिविजुअल के वो हम विद इन देख रहे हैं, ठीक है। तो इमोशंस हम कैसे देख रहे हैं, विद इन द इंडिविजुअल। फॉर एग्जाम्पल fear telling you to run from danger or disgust preventing you from eating spoiled food, ये इंडिविजुअल सर्वाइवल या फिर डिसीजन मेकिंग के बारे में है। देन आता है इंटरपर्सनल, यहाँ पर कि कैसे इमोशंस कम्युनिकेशन फैसिलिटेट कर रहे हैं इंडिविजुअल्स के बीच में। फॉर एग्जाम्पल अगर एक बच्चा रो रहा है तो यहाँ पर वो पेरेंट को सिग्नल देंगे या एक स्माइल बिल्डिंग रैपोर्ट तैयार करेंगे बिटवीन 2 पेरेंट्स, ठीक है। अच्छा, सोशल एंड कल्चरल फंक्शन में क्या होता है, हमारे पास में कैसे इमोशंस जो है सोशल ऑर्डर और ग्रुप हार्मनी के बीच में आपका मेंटेन किया जाएगा। सो कल्चर्स जो होते हैं वो यहाँ पर डेवलप करेंगे नॉर्म्स को ताकि इमोशनल एक्सप्रेशंस को मैनेज किया जा सके और यहाँ पर ये अलाइन करें वैल्यूज ऑफ द सोसाइटी के साथ। सो अगर हम देखें ना, हमारे पास में डिफरेंस ये नहीं है कि इंडिविजुअल्स इंटरनली कैसा फील कर रहे हैं, लेकिन कैसे कल्चर्स ने यहाँ पर इनको दिखाया है कि ये किस तरह से ग्रुप सेटिंग में बिहेव करे। जैसे आपके पास जापानीज कल्चर होता है, अब जापानीज कल्चर में हम देखते हैं कि वो कलेक्टिविज्म की बात करते हैं, सोशल हार्मनी की बात करते हैं, ओवर्ट एंगर यहाँ पर सप्रेस कर दिया जाता है ताकि डिसरप्ट ना किया जाए ग्रुप डायनामिक को, है ना। और इटालियन कल्चर यहाँ पर हाई इंटेंसिटी इमोशनल एक्सप्रेशन रखता है एज अ साइन ऑफ ऑथेंटिसिटी, जहां पर एंगेजमेंट रिलेशनशिप में देखा जाएगा। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पर अब आपको देखना होगा इंटरपर्सनल क्या होगा, जो रिलेशनशिप सिग्नलिंग है, ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कैसे ये यहाँ पर कम्युनिकेट कर रहे हैं एंड क्यों आपका स्टाइल जो है वो डिफर करेगा। इंट्रापर्सनल में इंडिविजुअल सर्वाइवल एक्शन देखा जाता है कि भाई फोकस हमारी इंटरनल फीलिंग पर है, आउटवर्ड कल्चरल नॉर्म्स के ऊपर नहीं है। और सोशल एंड कल्चरल फंक्शंस में हमारे पास में जैसे हमने देखा कि ये नॉर्म्स बताते हैं कैसे आपको बिहेव करना है। एंड अगर फिजियोलॉजिक देखें तो बॉडी केमिस्ट्री, जैसे हार्ट रेट जो है वो हाई है दोनों ग्रुप्स में, तो एक्सप्रेशन जो है लेकिन वो वेरी करेंगे, ठीक है। तो सोसाइटीज यहाँ पर डिस्प्ले रूल्स मेंटेन करती हैं, डिक्टेट करती हैं अप्रोप्रिएटनेस ऑफ इमोशनल एक्सप्रेशंस, कल्चरल स्क्रिप्ट मेंटेन करेंगे, सोशल कोहेशन एंड स्टेटस हायरार्कीज एक्सप्लेन करेंगे, आइडेंटिकल इंटरनल इमोशंस मैनिफेस्ट डिफरेंटली अक्रॉस वेरियस ग्लोबल रीजंस। आपने देखा है कुछ लोग ना बाहर बहुत अच्छा बिहेव करते हैं, बट इंटरनली अगर आप देखेंगे उनको उनके घर में या अगर उनके साथ में आपका कोई रिलेशनशिप है तो दे आर वेरी डिफरेंट ऑफ व्हाट दे आर एक्चुअली बिहेविंग इन अ ग्रुप। सो ऐसा माइट भी यहाँ पर क्यों होता है, बिकॉज आउटसाइड बिहेवियर उनको एक मेंटेन करना है, लेकिन अगर वो अपने घर पर हैं या अपने किसी क्लोज पर्सन के साथ में है तो वो जो ट्रूली यहाँ पर एक्सप्रेस करना होता है, वो जो उनका एक एक्सट्रीम लेवल पर वो बिहेव करते हैं, वो सारी चीजें आपको शो करी जाती हैं। ड्यूरिंग अ हाई फ्रिक्शन नेगोशिएशन, तो नीता फील करती है कि उनका टेम्पर फ्लेयर है, ठीक है। वो एक यहाँ पर रिक्वेस्ट करती हैं, यूटिलाइज करती हैं ब्रीदिंग टेक्निक्स को और कॉग्निटिवली खुद को रिमाइंड करती हैं ऑफ द लॉन्ग टर्म स्टेक्स। तो ये क्या डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है, देखो यहाँ पर शी इज डूइंग थिंग्स बाय हरसेल्फ, राइट। तो ये सेल्फ रेगुलेशन हो गया, मैनेज कर रही है अपने इमोशंस को। तो हमारे पास मॉनिटर करना, मॉड्यूलेट करना इमोशनल रिस्पॉन्स को टू अचीव अ डिजायर्ड गोल,
सेल्फ रेगुलेशन क्या है? एक एक्शन फेज इमोशनल इंटेलिजेंस का, जहां पर सेवरल सब स्टेप्स आते हैं जो सुनीता एग्जीक्यूट करेंगी परफेक्टली। इम्पल्स कंट्रोल, यहाँ पर हम इमीडिएट अर्ज नहीं फील कर रहे कि येल करें, चिल्खे चिल्लाए। एक्सप्रेसिव कंपोनेंट है अगर एंगर का, एक कंस्ट्रक्टिव डिले देखने के लिए मिलेगा। स्ट्रेस मैनेजमेंट में डीप ब्रेथ ली जा रही है, एक्टिवली वर्क करेंगे ताकि यहाँ पर फिजियोलॉजिकल अराउजल जो है उसको लोअर किया जा सके। और कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग में रिमाइंड कर रही है वो खुद को कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं और लॉजिक यूज कर कर ओवरराइड कर रही है इमोशनल इम्पल्स को। ठीक है, तो इस तरीके से ये यहाँ पर हमारे पास में आंसर्स रहते हैं। ठीक है, एम्पैथी क्यों नहीं होगा यहाँ पर? क्योंकि सुनीता जो सेंस कर रही है इमोशंस अदर पार्टी के इन द नेगोशिएशन, वो अगर इन्वॉल्व होगा तो ये एम्पैथी कहलाएगा, अदरवाइज नहीं। जहां पर कि यहाँ पर तो ऐसा हमने कुछ देखा ही नहीं, तो हमारे पास ये कूलिंग ऑफ इफेक्ट के अंदर आएगा कि सुनीता डिसीजन ले रही है एक्सक्यूज करने का सेल्फ को एज अ हाई लेवल ईआई स्ट्रेटेजी, इमोशनल स्ट्रेटेजी यहाँ पर ये बहुत हाई लेवल की है, जिसमें कि आप फिजिकली खुद को पहले स्टिमुलस से हटाते हो, फिर यहाँ पर आप खुद को अलाउ कर रहे हैं कि आप एमिगडाला, ब्रेन की जो इमोशनल सेंटर है, इसको सेटल करने दो। ठीक है, इसके बाद में आप यहाँ पर अपना परफ्रंटल कॉर्टेक्स देंगे जो रैशनल सेंटर है, ताकि रिगेन करो कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन। सो सेल्फ अवेयरनेस नॉट ओनली अबाउट नोइंग दैट यू आर एंग्री, इट इज ऑल्सो अबाउट कि यहाँ पर हमें डिसाइड करना है कि वो जो एंगर है वो आप कैसे मैनेज कर रहे हो, और ये एंगर यहाँ पर ये नहीं बता रहा कि आपको कैसे परफॉर्म करना है। ठीक है, आप इसे मैनेज कर कर खुद के कंट्रोल में लेकर आओगे। सो सेल्फ रेगुलेशन कैपेसिटी है टू मॉड्यूलेट वंस इमोशनल रिस्पॉन्स टू अलाइन विद द गोल्स। ये इनहिबिट करेंगी एक इम्पल्सिव फाइट रिस्पॉन्स और इंस्टेड डिप्लॉय करेंगी कामिंग स्ट्रेटेजीज जिसमें हाई लेवल इमोशनल मैनेजमेंट होगा। एक एजुकेटर डिटेक्ट करते हैं एक सटल शिफ्ट स्टूडेंट के डिमैनर में from engagement to withdrawal, offering targeted support। एजुकेटर ब्रिज कर रहे हैं इमोशनल गैप को। कौन सी ईआई कॉम्पिटेंसी यहाँ पर देखी गई? तो देखो हमारे पास में यहाँ पर एम्पैथी देखी जाएगी, इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसमें डैनियल गोलमैन के मॉडल को हमने पढ़ा था। डैनियल गोलमैन याद है आपको, मैंने पढ़ाया था आपको। सो डैनियल गोलमैन जो है इनकी यहाँ पर स्ट्रेटेजी है, इसमें ये बोलते हैं कि एम्पैथी जो है वो रिकॉग्नाइज कर रही है, अंडरस्टैंड कर रही है, रिएक्ट कर रही है टू द इमोशंस ऑफ अदर्स। तो टीचर जब यहाँ पर ये एजुकेटर जो है वो स्टैंडर्ड प्रोग्रेशन देख रहे हैं, सोशल अवेयरनेस, एम्पैथी सेंस कर रहे हैं, दूसरों की फीलिंग नोटिस कर रहे हैं, नॉन वर्बल क्यूज जो कि आपके स्टूडेंट के बेस लाइन से डिफरेंट है, जैसे विड्रॉ करना, लैक ऑफ आई कॉन्टेक्ट, फिर इनका पर्सपेक्टिव समझने की कोशिश करें, इन्फर करें कि ये जो बिहेवियर है ये सिम्टम्स हैं एक अंडरलाइंग इमोशनल स्टेट के रेदर देन की बैड बिहेवियर है। और हॉलमार्क एम्पैथी का यहाँ पर प्रोफेशनल या सोशल सेटिंग में रिस्पॉन्स होता है, जब आप प्राइवेटली अपने स्टूडेंट से पूछते हैं कि अगर वो यहाँ पर फील अच्छा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, सपोर्ट ऑफर करते हैं, टीचर डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं कंपैशनेट एम्पैथी को। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में कॉग्निटिव, इमोशनल और एम्पैथिक कंसर्न, तीन तरह की स्टेजेस होती हैं। कॉग्निटिव होती है सबसे पहले, कॉग्निटिव में हमारे पास क्या होगा? कॉग्निटिव में आप देखते हैं कि हमें ये देखना है कि स्टूडेंट कैसा फील कर रहा है और व्हाट दे माइट बी थिंकिंग। फिर होता है इमोशनल एम्पैथी। इमोशनल एम्पैथी में हम ये समझते हैं कि एक फिजिकल लिंक जो कि अदर पर्सन के साथ में है, सो दैट आप यहाँ पर अपने इमोशंस को फील करें। और एम्पैथिक कंसर्न, कंपैशन, जिसमें कि एक डिजायर होगी कि आप पर्सन को हेल्प करें, यहाँ पर टीचर का ऑफर करें सपोर्ट को। ठीक है, तो perceiving emotions from the Mayer solvency model is the first step। एम्पैथी यहाँ पर गोल्डमैन मॉडल की कंपास करेगी दोनों, perceiving the other person state and socially intelligent response to it। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास में आंसर क्या होगा? एम्पैथी आंसर हो जाएगी। काव्या फेस कर रही है कंसिस्टेंट रिजेक्शन स्टेक होल्डर्स से। Instead of surrendering, she remains anchored to her vision, finding satisfaction in the iterative refinement of her craft। तो यहाँ पर हमारे पास में मोटिवेशन जो है वो एक पैशन है फॉर वर्क जो कि आपका बियॉन्ड मनी या स्टेटस जाता है।
अब जो काव्या का बिहेवियर है वो यहाँ पर एक परफेक्ट इलस्ट्रेशन है स्ट्रेट का। गोल्डमैन आइडेंटिफाई करेंगे सेवरल की मार्कर्स एक हाईली मोटिवेटेड इंडिविजुअल के, ठीक है। तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग ड्राइव, यहाँ पर वो अपने आप को रोक नहीं रही आफ्टर फर्स्ट रिजेक्शन, कंटिन्यू करेंगी टू रिफाइन हर पिच एंड वर्क लेट आवर्स इवन आफ्टर मल्टीपल रिजेक्शंस, जो कि यहाँ पर उनको बहुत सारे लोग गिव अप कर देते हैं, ये कमिटेड रहेंगी अपने विजन में। ये यहाँ पर स्टार्टअप विजन जो है उसके लिए डेडिकेटेड रहेंगी, शो करेंगी एक डीप अलाइनमेंट गोल्स के साथ में। और हम देखेंगे हमारे पास में अगर इंट्रिंसिक या आपके एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स होते हैं, तो सिनेरियो में जैसे बताया गया है कि वो इंटरनल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है उनको प्रोसेस में, तो ये कोर होता है एआई बेस्ड मोटिवेशन का। ये यहाँ पर एक पर्सनल सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट के साथ में ड्रिवन होती हैं, ठीक है। तो आपके पास में सी आंसर हो जाएगा, दैट इज मोटिवेशन। क्लियर। सो यहाँ पर आपके पास इंट्रिंसिक ड्राइव है, पैशन फॉर टू वर्क फॉर रीजंस जो कि बियॉन्ड मनी या स्टेटस जाते हैं, हाई एनर्जी इंप्रूव करने के लिए, रेजिलियंस के लिए इन फेस ऑफ फेलियर, और ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट। कॉर्पोरेट ट्रेनिंग फोकस करता है कि इमोशनल ट्रिगर्स को कैसे आइडेंटिफाई करें, एक्यूरेटली इनको अफेक्टिव स्टेट्स में लेबल करते हैं और प्रेडिक्ट करते हैं कि कैसे ये जो स्टेट्स हैं ये ग्रुप डायनेमिक्स को इन्फ्लुएंस करेंगे। तो अब आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा प्राइमरली टारगेट करेगा एबिलिटी लेवल पर। तो देखो हमारे पास में जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं वो फाउंडेशनल, इनपुट और एनालिसिस स्टेज लेकर चलते हैं। क्या क्या लेकर चलते हैं? इनपुट एंड एनालिसिस। तो हमारे पास में यहाँ पर कौन कौन से आपके आ जाएंगे? ये आता है मेयर एंड सॉल्वेनिक का बेसिक सैलोवे का एबिलिटी मॉडल, जिसमें कि हम देखेंगे सबसे पहले तो इमोशनल ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करना है। परसीविंग इमोशंस का पार्ट है ये, जहां पर हम आइडेंटिफाई करेंगे ट्रिगर को। एम्प्लॉय यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल डिटेक्ट करेंगे कि सटल फिजिकल या मेंटल शिफ्ट क्या हुई है जब एक इमोशन आपका सरफेस करना शुरू होगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में हम क्या देखते हैं कि कैसे ये जो फीलिंग्स हैं इनको हम एक्यूरेटली लेबल करें। तो हमारे पास में परसीव करना इमोशंस को बियॉन्ड सिंपली नोइंग दैट यू फील समथिंग, टू एक्यूरेटली आइडेंटिफाई आप क्या फील कर रहे हैं। फिर अंडरस्टैंड करना कि कैसे इमोशंस हमारी डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट करते हैं। यहाँ पर अंडरस्टैंड करना इमोशंस को, एबिलिटी की कॉम्प्रिहेंड करें इमोशनल चेंज को, हाउ वन फील्स लीडिंग टू अनदर एंड हाउ दोस फीलिंग्स इन्फ्लुएंस कॉग्निटिव प्रोसेसेस, ठीक है। तो ये हमारे पास में रहता है। सोशल स्किल्स में कंपोनेंट होगा गोल्डमैन मिक्स्ड मॉडल का, नॉट द एबिलिटी, लेकिन यहाँ पर एबिलिटी मॉडल फर्दर मोर ट्रेनिंग डिस्क्राइब करेगा एक फोकस इनवर्ड ऑन द इंडिविजुअल्स ओन प्रोसेस, ठीक है। तो एबिलिटी मॉडल में जो ब्रांचेस हैं वो आपकी हायरार्कियल होती है, आप परसेप्शन और अंडरस्टैंडिंग को टारगेट करते हैं। एंड यहाँ पर जो एचआर मैनेजर हैं वो एम्प्लॉयज को अल्फाबेट एंड ग्रामर ऑफ इमोशंस देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब ये मास्टर कर लेंगे इनको, तो हम दूसरे कॉम्प्लेक्स टास्क की तरफ जाते हैं, जैसे कि यूज करना इमोशंस को प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए और इनको हाई स्ट्रेस सिचुएशन में मैनेज करना। तो हमारे पास परसीविंग क्या है? व्हाट एम आई फीलिंग, और अंडरस्टैंडिंग क्या है? व्हाई आई एम फीलिंग एंड व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास परसीविंग एंड अंडरस्टैंडिंग इमोशंस। एक प्रेजेंटर रिफ्रेम कर रहे हैं एंटिसिपेटरी एंजाइटी को परफॉर्मेंस एक्साइटमेंट की तरह, अपनी साइकोलॉजिकल अराउजल को यूज कर और एक मोर कंपेलिंग एंड हाई एनर्जी नैरेटिव ड्राइव कर रहे हैं। ये यहाँ पर ट्रेट ईआई दिखाता है, इमोशंस को मैनेज करना, उनको सप्रेस कर यूज करना, एनहांस कर परफॉर्मेंस, या फिर नेगेटिव इफेक्ट दिखा रहा है। देखो ये अपने इमोशंस को यूज कर अपनी परफॉर्मेंस एनहांस कर रहे हैं, तो ये होता है आपके पास में एंजाइटी, ठीक है। एंजाइटी क्या होगा? ये रीअप्रेजल, ठीक है। तो हमारे पास में यहाँ पर बेसिकली एक हाई लेवल इमोशनल इंटेलिजेंस स्किल है जो कि आपकी इसके अंडर आएगी, है ना। अब ये काम कैसे करती है? तो मान लो सेल्स पर्सन है, वो लेवरेज करेंगे फैक्ट की एंजाइटी और एक्साइटमेंट साइकोलॉजिकली दोनों सिमिलर होती हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका हार्ट जो है उसका पल्स रेट बहुत हाई होगा, है ना। बटरफ्लाईज स्टमक में फील हो रही हैं, ये हाई अराउजल है। तो रिफ्रेम किया इन्होंने, इंस्टेड ऑफ कि यहाँ पर इसको एक अपना थ्रेट की तरह देखा, इसको एक टूल बनाया एक्साइटमेंट की तरह,
और एनर्जी को, हाई ऑक्टेन एनर्जी जो जनरेट की गई बाय फाइट और फ्लाइट मोशन, इसको इन्होंने टवर्ड्स डिलीवरी लेकर आए, तो ट्रांसफॉर्म किया पोटेंशियल शेकीनेस को इनटू पैशन एंड एंगेजमेंट। ओके, तो ट्रेट ईआई क्या होता है, अब हम यहाँ पर ये भी समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ट्रेट ईआई क्या होता है, जब यहाँ पर अगर मान लो इनके पास हाई ट्रेट ईआई होता तो एक पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक शो करती रेदर देन स्पेसिफिक एक्शन जो इन्होंने इस मोमेंट में लिया। ओके, इमोशनल डिस्प्ले रूल्स क्या होते हैं कि कल्चरल नॉर्म्स अबाउट हाउ यू शुड लुक, है ना, डोंट क्राई इन अ मीटिंग। अब ये यहाँ पर आपके पास में ये एक प्रोफेशनल नॉर्म फॉलो कर रहे हैं, सिनेरियो फोकस करता है इनके इंटरनल कॉग्निटिव स्ट्रेटजी के ऊपर अभी राइट नाउ। अगर हम देखें रिसर्च ये दिखाती है कि टेलिंग योरसेल्फ आई एम एक्साइटेड is significantly more effective for performance than telling yourself calm down, because it's much easier for brain to pivot from one high arousal state to another than it is to drop down to a low arousal state। ठीक है, तो एंजाइटी कभी भी हो रही है तो खुद को काम डाउन मत करो, खुद को बोलो ये मुझे पढ़ना है, यहाँ पर मुझे ये एग्जाम क्लियर करनी है, और फिर वहां पर आपके पास में क्या होगा, इमोशंस जो एनहांस करेंगे आपकी परफॉर्मेंस को। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। What is the fundamental distinction between emotional intelligence and cognitive intelligence according to the current research? देखो हमारे पास में यहाँ पर इमोशनल इंटेलिजेंस जो होता है वो लार्जली लर्नड होता है, जो कि सोशल और इमोशनल स्किल्स से मिलेगा आपका। लेकिन अगर कॉग्निटिव है तो ये इननेट जेनेटिक होता है, ब्रेन की जो प्रोसेसिंग पावर है उसके साथ में होगा। डेवलपमेंट आप देखेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस में डेवलप किया गया, रिफाइन किया गया, इम्प्रूव किया गया एज के साथ में, प्रैक्टिस के थ्रू। लेकिन कॉग्निटिव वाला जो होता है वो लेट अडोलसेंस में आपका पीक पर होगा और रिलेटिवली स्टेबल रहता है अडल्टहुड में। फोकस अगर हम देखें तो सेल्फ अवेयरनेस, एम्पैथी, रेगुलेशन, सोशल नेविगेशन इसमें करता है इमोशनल इंटेलिजेंस। और लॉजिक, मैथ, स्पैटियल ओरिएंटेशन और वर्बल रीजनिंग ये होता है कॉग्निटिव इंटेलिजेंस जो आपका फेज 1 है राइट। देन वर्क प्लेस रोल, तो थ्रेशोल्ड स्किल्स यहाँ पर हमारे पास में जो होती हैं कॉग्निटिव इंटेलिजेंस से रिलेटेड आती हैं। और इमोशनल में हमारे पास डिस्टिंग्विशिंग स्किल्स प्रमोशंस और लीडरशिप की तरफ हमें लेकर जाती हैं। ठीक है, तो हमारे पास में यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए, बी आपका आंसर हो जाएगा। ईक्यू आपका लर्नड है, डेवलपेबल है, आईक्यू लार्जली फिक्स्ड होता है। ठीक, चलो आगे आते हैं। एक सुपरवाइजर लैम्बास्ट कर रहे हैं एक एसोसिएट को इन अ पब्लिक फोरम रिजल्टिंग इन द सबऑर्डिनेट्स टोटल इमोशनल विड्रॉल। तो सुपरवाइजर निग्लेक्ट कर रहे कौन सा इमोशनल फंक्शन, ये आपको बताना है। देखो यहाँ पर ऑफ कोर्स ये आप अगर किसी ऑफिस में काम करेंगे ना तो यू विल सी सच टाइप ऑफ थिंग्स, नॉट फ्रॉम ऑल बट वंस इन अ व्हाइल इन योर लाइफ टाइम, एंड देन यू विल बी फीलिंग रियली हॉरिबल बिकॉज यू हैड टू सी दैट और यू माइट बी एबल टू टेक एन एक्शन अगेंस्ट इट। होता है ऐसा, ठीक है। So this happened with one of my friends, and after that he had actually left the job, and even though he had no other jobs after it, he left the job then and there. He did not think about whatever his job security will be there or whatever plans he may have in the future, but the reason was simply the disrespect that he could not handle. तो यहाँ पर ना हमारे पास में इमोशनली अगर आप देखें, अगर इस तरह के ह्यूमिलेशन होता है, ह्यूमिलेशन वगैरह, these are very wrong. Even if you come into the managerial position at any day in your life, be a human first. So यहाँ पर हमारे पास में आपको जो क्वेश्चन बोला गया है वो एक आपका सोशल ग्लू बता रहा है ह्यूमन इमोशंस को, जिसमें कि कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो लोगों के बीच में होता है। When we ignore the impact of our behavior on another person's emotional state, हम यहाँ पर अकाउंट करते हैं इंटरपर्सनल फंक्शन के लिए। सो इंटरपर्सनल फंक्शन क्या होता है, रोल इमोशंस प्ले इन सोशल इंटरेक्शंस एंड रिलेशनशिप। तो इमोशनल सिग्नलिंग हमारे पास एक्सप्रेशंस और एक्शंस अपना डेटा सेंड करते हैं अदर्स अबाउट अवर इंटेंशंस एंड स्टेट ऑफ माइंड। रिलेशनशिप मेंटेनेंस में पॉजिटिव इमोशनल एक्सचेंज जो है ट्रस्ट बिल्ड करता है, नेगेटिव वंस यहाँ पर ह्यूमिलेशन लेकर आते हैं जो कि सोशल बॉन्ड को डैमेज करते हैं। इन्फ्लुएंसिंग अदर्स में इमोशंस आपके यूज कर मोटिवेट किया जाता है और इस केस में हमारे पास में डिमोटिवेट किया जा रहा है दूसरों को। तो मैनेजर क्यों फेल कर गए, क्योंकि पब्लिकली अगर आप किसी एम्प्लॉय को क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो मैनेजर इग्नोर करेंगे इंटरपर्सनल स्किल्स सिग्नल्स को, अपने बिहेवियर जो वो भेज रहे हैं, इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। और मैनेजर यहाँ पर ट्रिगर करते हैं ह्यूमिलेशन को, ह्यूमिलेशन सिग्नल दे रहा है एम्प्लॉय को
और बाकी टीम मेंबर्स को कि एनवायरनमेंट साइकोलॉजिकली तो अनसेफ है। और एम्प्लॉय का जो विड्रॉल है वो एक डायरेक्ट इंटरपर्सनल कॉन्सिक्वेंस है सोशल कनेक्शन मैनेजर और एम्प्लॉय के बीच में अब यहाँ पर सीवियर हो चुका है, कट हो चुका है, ताकि एम्प्लॉय की सेल्फ एस्टीम को प्रोटेक्ट कर पाए। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास इंटरपर्सनल बिटवीन पीपल होता है, इंटरपर्सनल विद इन इंडिविजुअल, उनका इंटरनल स्टेट कैसा है, राइट। प्राइमरी इमोशन हमने देखा ही था कि हमारे पास में ये क्लासिफिकेशन होता है कि कैसे आपके पास में इमोशंस हैं, उनको आप कैटेगराइज करते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी में। तो अगर एक मैनेजर हाई इमोशनल इंटेलिजेंस रखते हैं ना, वो ये चीज समझते हैं कि हर एक इंटरेक्शन का एक इंटरपर्सनल इमोशनल कॉन्सिक्वेंस होगा, और पब्लिक ह्यूमिलेशन एक ऑलमोस्ट यहाँ पर इंटरपर्सनल फेल होता है, क्योंकि रेसिपेंट यहाँ विड्रॉ कर देते हैं, प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है और कम्युनिकेशन खत्म हो जाता है, एंड द मेंटल इम्पैक्ट इट गिव्स टू अदर पर्सन वो बहुत हॉरिबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में इंटरपर्सनल फिजियोलॉजी क्या आपका पॉजिटिव अफेक्ट, ऑफ कोर्स इंटरपर्सनल होगा, पॉजिटिव इसमें कुछ भी नहीं होगा, राइट। चलो नेक्स्ट जाते हैं। दीपा रिफ्लेक्ट कर रही है, आई इनिशियली फेल्ट सलाइटेड बिकॉज आई अज्यूम he was not listening. Now I realize he was simply preoccupied with systemic stressors. Which component of emotion is primarily engaged here? तो यहाँ पर एक हीटेड आर्ग्यूमेंट हुई है इनके पार्टनर के साथ में, और तब ये कह रही है कि ये जो एंगर था, अब मुझे ये समझ में आता है कि ये यहाँ पर इसलिए नहीं था कि वो मुझे सुन नहीं रहे थे, लेकिन इसलिए था कि वो वर्क स्ट्रेस से काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड थे। तो यहाँ पर दीपा जो है वो अप्रेजल और इंटरप्रिटेशन के प्रोसेस में है, जो कि कॉग्निटिव कंपोनेंट है इमोशन का। कॉग्निटिव कंपोनेंट में हम कैसे परसीव, इंटरप्रेट और लेबल कर रहे हैं अपने एक्सपीरियंस को। तो दीपा का जो रिफ्लेक्शन है वो दो क्रिटिकल पार्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, अप्रेजल की व्हाई बिहाइंड दैट फीलिंग। ठीक है, जो इनका इनिशियल एंगर था वो क्या था कि शी वाज बीइंग इग्नोर्ड बाय द पार्टनर, ओके। एंड देन यहाँ पर रीअप्रेजल हुआ, जिसमें कि शी रियलाइज, जो कि यहाँ पर हमारे पास रिफ्लेक्शन किया उन्होंने कि इंटरप्रिटेशन ही सिचुएशन की चेंज करते हुए बोलते हैं कि एक्नॉलेज करा कि जो पार्टनर था वो आपका वर्क स्ट्रेस की वजह से डिस्ट्रैक्टेड था, और जो इवेंट था उसका मीनिंग ही चेंज हो गया, जो कि इंटेंसिटी ऑफ हर एंगर भी चेंज कर रहा है। अफेक्टिव कंपोनेंट एक रॉ सब्जेक्टिव फीलिंग है ऑफ बीइंग एंग्री। दीपा यहाँ पर बहुत डीपली सोच रही है इस एंगर के बारे में, केवल इसको एक्सपीरियंस नहीं कर रही है। फिजियोलॉजिक में हमारे पास हार्ट रेट और ब्रीदिंग आ जाती, जो आर्ग्यूमेंट इनकी हो रही थी। मोटिवेशनल कंपोनेंट में अर्ज की वो यहाँ पर चीखें, चिल्लाए या वॉक अवे कर जाएं, और एक्सप्रेसिव कंपोनेंट में हमारे पास उनके फेशियल एक्सप्रेशंस या टोन ऑफ वॉइस आता। तो लेबलिंग इफेक्ट में क्या होगा, दीपा की एबिलिटी कि वो स्टेप बैक करें और एनालाइज करें क्या लॉजिक था इस इमोशन के बीच में, और ये यहाँ पर हॉलमार्क बनेगा हाई इमोशनल इंटेलिजेंस का। तो साइकोलॉजी में इसको हम लिंक करते हैं कॉग्निटिव अप्रेजल थियरी के साथ में, जो कि इमोशंस को डिटरमिन करता है बाय अवर इवैल्यूएशन ऑफ इवेंट्स रेदर देन इवेंट्स देमसेल्व्स। तो अफेक्टिव कंपोनेंट है व्हाट यू फील, और कॉग्निटिव कंपोनेंट क्या है, व्हाट यू थिंक अबाउट व्हाट अदर्स फील। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास में कॉग्निटिव कंपोनेंट आपका आंसर हो जाएगा। ये टेलीग्राम का क्यूआर कोड है, अदरवाइज आरपी एकेडमी आप आरबीआई से भी नबार्ड सर्च करेंगे तो भी हम आपको मिल जाएंगे, फॉलो कर लेना। इसके अलावा हम लोगों के आरबीआई ग्रेड बी के कोर्सेज, यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव प्रोग्राम, मेंटरशिप कोर्सेज, नबार्ड के प्रिपरेशन के लिए, एडा के प्रिपरेशन के लिए सभी कोर्सेज अवेलेबल हैं। यूट्यूब पर पूरा कोर्स आपके लिए अवेलेबल है, जिसमें कि ऐसा नहीं है कि पेड नहीं है, तो कुछ चीजें स्किप की गई हैं या आधा पढ़ाया गया है या कुछ बाद में पेड हो जाएगा, ऐसा नहीं है, पीडीएफ पेड रहती है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट यहाँ पर इमोशनल इंटेलिजेंस आपका इज नॉट मियरली बीइंग नाइस, ये यहाँ पर प्रिसाइज साइंटिफिक इंटीग्रेशन देता है लॉजिक का और फीलिंग ऑप्टिमाइज ह्यूमन परफॉर्मेंस एंड सोशल सिस्टम। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आई होप लेक्चर आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना, हाइप करना, कमेंट करना, टेलीग्राम ग्रुप्स में हमारे बारे में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।